Good morning, 12th class. So class, we are on now the second chapter of our second book, Themes in History, Indian History. So इसमें हम पढ़ेंगे अपना जो second chapter according to this book, and as such अगर we want to study it in continuation, this is our chapter number 6 of our history as a subject. ठीक है, तो इसको हम जब पढ़ते हैं theme 6 को, as the name suggests, भक्ति and सूफी tradition, तो ये हम पढ़ेंगे कि कैसे रिलीजियस बिलीफ्स और जो चेंजेस आए थे इस टाइम पीरियड में वो कैसे आए थे रिलेटिंग टू रिलीजन, इसके पीछे रीजंस क्या थे और क्या मेजर चेंजेस आए थे. वी कैन रिलेट दिस चैप्टर समहाउ टू द चैप्टर नंबर 4 दैट वी हैव डन, जहाँ पे भी हमने कल्चरल और कुछ रिलीजियस चेंजेस से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी. बट हेयर वी विल बी मूविंग ऑन विद द लेटर पीरियड, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेनली अबाउट 8th to 18th century. ओके, तो मेन क्या ऐसे चेंजेस आए थे और इन चेंजेस में क्या अलग था एज कंपेयर टू अर्लियर बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस, वो देख लेते हैं. नाउ हमने चैप्टर 4 एज आई सेड जो अपने बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड और मेजर जो कल्चरल डेवलपमेंट की थी थिंकर बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स वाले चैप्टर में, उसमें हमने देखा था कि वैरायटी ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए थे, वैरायटी ऑफ रिलीजन्स डेवलप हुए थे और फिर उससे रिलेटेड वैरायटी ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हुए थे, जैसे स्तूपास थे, टेम्पल्स थे, मोनेस्ट्रीज थे. सो ये वाला जो अगर हम सेक्शन की बात करें, इफ दीज टाइपिफाइड सर्टेन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, others have been reconstructed from textual tradition including Puranas, many of which received their present shape around the same time. Yet others remain only faintly visible in textual and visual records. एक सिंपल सी चीज है, उस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही थी, बहुत थिंकिंग, अलग अलग टाइप के रिलीजियस बिलीफ्स डेवलप हो रहे थे, बट कुछ है जिनके पास अपने पास इतने एविडेंसेस है कि हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, whereas कुछ है जिनसे रिलेटेड हमारे पास सिर्फ थोड़ी इंफॉर्मेशन है, और कुछ ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड हमारे पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनके टेक्स्ट वाले मटेरियल और जो विजुअल रिकॉर्ड्स हम किसी भी चीज को समझ सकते हैं, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर्स को, ये बहुत कम है. तो बट हमें ये समझना चाहिए कि इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे. अब हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में अब जो नए नए रिसोर्सेज आ रहे हैं अपने पास, स्पेशली हम टेक्स्ट से रिलेटेड देखें, वो एक नए टाइप के या पहले से थोड़े डिफरेंट है. कैसे? क्योंकि इस टाइप के जो कॉम्पोजिशन है वो ज्यादातर हम देखेंगे पोएट्स और सेंट्स के थ्रू कंपोज्ड है एंड कंपाइल्ड है. तो टेक्सुअल सोर्सेस इस टाइम पीरियड के, हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, बेसिकली अगर देखें आफ्टर द फर्स्ट मिलेनियम सीई, उस टाइम पीरियड तक तो हमारा जितना भी एज आई सेड कुछ स्ट्रक्चर मटेरियल है, कुछ टेक्स्ट वाले मटेरियल है, किसके अवेलेबल है, किसी के नहीं है. पर और लेटर पीरियड में अगर हम आए तो हम देखेंगे हमारे पास नए मटेरियल आ रहे हैं टेक्स्ट के सोर्सेस के फॉर्म में, और ये जनरली कौन कंपोज करता था? जो पोएट सेंट्स होते थे, वो जो जनरली अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते थे? लोकल लैंग्वेज में करते थे, ताकि जो कॉमन लोग हैं वो उसको समझ सके. और इनिशियली ये जो है ये ओरली भी स्प्रेड किए जाते थे अमंग द कॉमन पीपल. और एक और जो थोड़ी डिफरेंट चीज है वो इस टाइम पीरियड में जो आ रही है कि ये लोग ज्यादातर म्यूजिक की हेल्प लेते थे टू स्प्रेड देयर आइडियाज. और जनरली जो भी एक पर्टिकुलर सेंट होता था, उसकी डेथ के बाद उसके जो भी डिसाइपल होते थे वो क्या करते थे, उनसे रिलेटेड और जो भी उन्होंने चीजें कंपोज की, अगर वो पोएट सेंट हैं तो उनको क्या करते थे और स्प्रेड ऑन करने की कोशिश करते थे थ्रू म्यूजिक, थ्रू सिंगिंग देम अराउंड. ओके, सो ये तो एक नई चीज यहाँ पे हम देखेंगे आ रही है. इसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये जो ट्रेडिशन है ना, दे वर वेरी फ्लूइड. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फ्लूइड? विद टाइम इनमें चेंजेस आते रहे, जैसे जैसे जो टाइम आया, जो चेंजेस आए वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए. ठीक है, इसके हिसाब से उन्होंने कुछ चीजों को इंक्लूड कर लिया, कुछ चीजों को छोड़ दिया. तो ये फ्लूइड थी.
दैट मीन्स जैसे हम बोलते हैं लिक्विड ट्रैवल कर रहा है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके चला जाता है, इस टाइप से। तो क्योंकि डिवोटीज थे जो थे जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रहे थे, और जो ओरिजिनल मैसेज है ना उसको वो अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से और बढ़ा देते थे, कभी कभी चेंज कर देते थे, कभी कभी उनको आइडियाज कुछ लगते थे ना कि इस टाइम पीरियड के हिसाब से सही नहीं है ये आइडियाज, तो वो क्या करते थे, वो उसको छोड़ देते थे। कुछ कुछ उस कॉम्पोजिशन में से ही कुछ पार्ट जो उनको इररेलेवेंट लगता था या उस टाइम पीरियड के हिसाब से सही नहीं लगता था, प्रॉब्लमैटिक लगता था, तो वो उनको क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। तो इसीलिए ये जो मटेरियल है ये हिस्टोरियंस के लिए एक मतलब थोड़ा डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट हो गया, क्योंकि ओरिजिनली क्या था उसमें और विद टाइम क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए, क्या चीजें ऐड ऑन हुई और कौन सी चीजें जो है उनको छोड़ दिया गया, ये फाइंड आउट करना ज्यादा नेसेसरी हो जाता है फॉर हिस्टोरियंस, अगर हम टाइम के हिसाब से देखें कि क्या क्या उस रिलीजन में डेवलपमेंट आई थी। एक और चीज जो यहाँ पे अपने देखेंगे कि हिस्टोरियंस देखते हैं कि इस टाइम पीरियड बहुत सारे सेंट्स वगैरह जो है उनके जो फॉलोअर्स है वो उनकी लाइफ से रिलेटेड हेडियोग्राफीज लिखते हैं या उनसे लाइफ से रिलेटेड बायोग्राफीज लिखते हैं। अब ये जो बायोग्राफीज हैं, ये जो हेडियोग्राफीज है, ये कंप्लीटली पूरी अप्रोप्रिएट, पूरी एप्ट या पूरी एकदम एक्यूरेट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि if you are devotee of somebody, you will you will always have a kind of bias attitude towards that saint, है ना, because you consider him as the ultimate person, as the most best you can say guru, so obviously आप उनके बारे में सारी अच्छी चीजें लिखेंगे और हो सकता है कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर दें, और कुछ चीजें आपको जो सही नहीं लग रही है उनको आप निग्लेक्ट ही कर दें और मेंशन ही ना करें। तो हो सकता है कि जो ये हेडियोग्राफीज और बायोग्राफीज जो उनके फॉलोअर्स लिखते थे सेंट के, ये टोटली ट्रू ना हो, और ये हमें एक तरीके से उस सेंट के बारे में बताने के साथ साथ मेनली जिसने वो लिखी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं अबाउट दैट सेंट। दैट मीन्स इफ आई एम asked to write about one of the student of my class, तो I may write what is my perception about that child, और सपोज कोई एक दूसरे टीचर है जिनके पीरियड में मे बी वो बच्चा इतना अटेंटिव है या काम नहीं करता है, तो वो उस बच्चे के बारे में अलग टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो एक बायसनेस आ गई मेरी साइड से, हो सकता है मुझे लगता है मतलब वो बच्चा मेरी क्लास में हमेशा अटेंटिव रहता है, तो आई विल ऑलवेज राइट द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो यानी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, ऑब्वियसली उस बच्चे में भी वो क्वालिटी होगी, पर उस बच्चे में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हो सकता है मैंने ओवरलुक कर ली या मेरे हिसाब से वो चीज उसमें नहीं है, तो मैं उसके बारे में कंप्लीटली मेंशन नहीं कर रही। सो सिमिलर वाज द केस कि यहाँ पे जो हमारे पास ये बायोग्राफीज है, दे में somehow obviously tell about the saint, but along with that वो हमें ये भी बताएंगे how did basically that writer perceive that saint and the path that has been given to the followers by that saint, ठीक है। So it basically gives a glimpse into the ways in which devotees perceived the life of these path breaking men and women। तो saint मतलब men भी हो सकते हैं, women भी हो सकते हैं, जिससे भी आप influence हो और जिसके बारे में भी आप लिखना चाहते हो। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग before moving on to the main content of the chapter, एक अपना brief introduction हो गया है कि इस time period के बारे में, इस टाइम पीरियड से रिलेटेड हमारे पास एक और टाइप के सोर्सेज हैं जो अपने को बताते हैं, बट इनको भी हमें थोड़ा ध्यान से इसीलिए देखना पड़ेगा क्योंकि विद टाइम थोड़े मॉडिफिकेशंस हुए हैं, और सेकेंडली जब हम बायोग्राफीज या हेडियोग्राफीज को लिखते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि किसने लिखा था। अगर एग्जैक्ट उनके एकदम डिवोटी या एकदम इस टाइप के डिसाइपल ने किया था जो उनको एकदम सुप्रीम समझता था, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये उसका वे ऑफ थिंकिंग या उसका उस गुरु के प्रति जो आउटलुक था वो लिखा है, एंड ऑब्वियसली उसमें कुछ बातें तो सही होंगी।
हो सकता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स में बी ट्रू, बट हिस्टोरियंस को उसको टोटली ट्रू मानने से पहले उस पर रिसर्च वर्क करना पड़ता है। मतलब आपको एटलीस्ट मोर टेक्स्ट को और स्टडी करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा उनमें से जो कॉमन चीजें हैं वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी उस टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो this is basically what you can say before studying the main topic. We can just keep this background. Okay. अब now coming on to the first topic, जो अपना टॉपिक है मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है क्लास जिसमें हम देखेंगे मिक्सचर ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस है। मैनी न्यू रिलीजन बिलीफ और प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, पुराने वाले भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं, पुराने वाले में भी कुछ चेंजेस आके वो नया फॉर्म ले रहे हैं, जो नए वाले फॉर्म है उनमें भी थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों का एकदम ही दूसरा व्यू पॉइंट आ रहा है जो रिलीजियस चीजों को क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ है जो बोल रहे हैं कि मतलब दे आर क्वेश्चनिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए हम इसको मोज़ेक बोलते हैं, मतलब काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ मेनी रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड बिकॉज ऑल ऑफ देम आर को एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है ये अपने को बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इस टाइम पीरियड का यही है कि अपने पास वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस हैं, स्कल्पचर्स में भी मिले हैं, हमें टेक्स्ट में भी मिले हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कंटिन्यूएशन भी है पिछले वाले डेटीज का, और कुछ नए डेटीज भी आए हैं। कुछ पुराने डेटीज जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम हो गई है, और कुछ जो पहले से डेटीज थे उनकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई है, थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। सो और है ना, हर गॉड को अब अलग अलग फॉर्म में विजुअलाइज किया जा रहा है, उनके कोई ना कोई सिंबल्स, उनका कोई ना कोई मे बी न्यू फॉर्म्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड जो अपना नेक्स्ट सब हेडिंग है, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। कल्ट्स मतलब हम बोल सकते हैं अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स। हम देखेंगे कुछ कुछ ग्रुप्स है ना आपस में एक साथ हो रहे हैं, और मतलब कुछ जो है कुछ अलग हो रहे हैं, एक ही रिलीजन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और कुछ कुछ रिलीजन जो हैं एक साथ आ रहे हैं। So kind of great development that are taking place during this time period relating to religion, beliefs and practices. हिस्टोरियन ने बहुत कोशिश की कि इस टाइम पे मेन क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। सो वो सजेस्ट करते हैं कि दो प्रोसेसेस हो रहे थे। एक तो हो रहा था डिसेमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज, जिसके कारण क्या हो रहा था, जो पुरानिक टेक्स्ट है सिंपल संस्कृत वाली, अब वो किसी तरीके से ये लोग बोल रहे थे इट शुड बी असेसिबल टू एवरीवन। ठीक है, सो इसको किस एज आई सेड कि कुछ क्या क्या डेवलपमेंट आती है वो देखते हैं। हियर दे आर टेलिंग अस कि कैसे जो ब्राह्मणिकल आइडियाज है ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो रहे थे, कुछ चेंजेस आ रहे थे उनमें। तो चेंजेस क्या है, एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि पहले हमें पता है विमेन और शूद्रास जो हैं वो उसको यूज नहीं कर पाते थे, और मतलब उनको दे वर नॉट गिवन परमिशन टू समवेयर यूज दीज जो भी पुराने टेक्स्ट है, और इनको पढ़ नहीं सकते थे एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, चेंजेस क्या आए हैं, वही आए हैं कि अब जो है विमेन और जो शूद्रास है वो इसको एटलीस्ट समझ सकते हैं, उनके लिए भी बोला जाता था, उनसे ऐसे कोई छुपा के नहीं रखा जाता था, और पहले इनको वैदिक लर्निंग से पूरा अलग माना जाता था, तो अब इनको दिस वाज अलाउड। एट द सेम टाइम सेकंड प्रोसेस, पहला प्रोसेस तो ये था डिसेमिनेशन हो रहा था, थोड़ा सा मतलब अब ये स्प्रेड आउट भी हो रहा था, इसमें थोड़े चेंजेस आ रहे थे। किस टाइप के चेंजेस आ रहे थे, पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थी या ये जो इनके एकदम रिजिड नॉर्म्स वाले थे वो थोड़े से डिसॉल्व जैसे हो रहे थे। एट द सेम टाइम जो सेकंड प्रोसेस है वर्क का वो क्या है कि अब ब्राह्मण्स जो है वो कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर रहे थे, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को रीवर्क कर रहे थे, सोशल कैटेगरीज को ध्यान में रखते। तो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस अब हम देखेंगे यहाँ पे एक तरीके से क्यों चेंज हो रहे थे, डायलॉग बिटवीन सोशलिस्ट, जो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो चीजों को आपस में डिस्कस करके, और उसके बाद बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो हैं उनमें दूसरे चेंजेस इंट्रोड्यूस हो रहे थे। सो इससे रिलेटेड
जो चेंजेस है उसको हम देखेंगे, दो तरीके से ये लोग डिस्क्राइब करते हैं, एक तो ग्रेट सांस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशन और एक लिटिल ट्रेडिशंस। नाउ इनका डिफरेंस देख लेते हैं। if we look into the kind of description जो इस it is given in your book on page number 141 in the box at the corner of the page, देखो ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन दो तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया, इस पे भी डिबेट होगी, हाउ कैन यू कॉल वन एज ग्रेट एंड वन एज लिटिल। तो जो टर्म ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन है ये दी थी सोशियोलॉजिस्ट नेम रॉबर्ट रेडफील्ड 20th सेंचुरी के अराउंड, जब इन्होंने कल्चरल प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश की थी पेजेंट सोसाइटीज की। इनको ये पता चला कि जो पेजेंट्स है ना वो कुछ रिचुअल्स और कस्टम्स जो हैं वो फॉलो करते हैं जो कि डोमिनेंट सोशल कैटेगरीज भी फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब दीज आर दी रिचुअल्स कस्टम्स व्हिच आर बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द दीज पेजेंट क्लास आल्सो, और पेजेंट क्लास के साथ साथ कौन इसको साथ में प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज बीइंग प्रैक्टिस बाय द जो डोमिनेंट सोशल कैटेगरी है। डोमिनेंट से मतलब अपना क्या हो जाएगा, जिनको हम बोल देते हैं कि अपर क्लास है या वेरी रिच पीपल, एलीट पीपल जो है इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो प्रीस्ट और रूलर्स जो हैं ये लोग भी ये वाली प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। सो दीज ही क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, एंड एट द सेम टाइम पेजेंट्स जो है वो कुछ लोकल प्रैक्टिसेस भी फॉलो करते थे अलॉन्ग विद द ग्रेट जो प्रैक्टिसेस थी। सो इनमें जो ये इंक्लूडेड ट्रेडिशन है ना, इनको बोल दिया लिटिल ट्रेडिशन। सो दैट मीन्स धीरे धीरे इनमें कुछ चेंजेस आएंगे क्योंकि इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, कुछ इनकी वाली कस्टम इनमें मिल जाएगी, कुछ इनकी वाली कस्टम इनके मिल जाएगी विद टाइम्स, ओके, एज द टाइम चेंज। तो बट यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ कैन यू से कि जो एक कैटेगरी है उसको हाउ कैन यू कॉल एज ग्रेट ट्रेडिशन एंड द अदर वन एज द लिटिल ट्रेडिशन। तो पीपल आर समवेयर क्वेश्चनिंग कि ये जो हम ग्रेट यूज कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें जो सो कॉल्ड डोमिनेंट कैटेगरी है वो भी इन रिचुअल्स को प्रैक्टिस करती है, और जो लिटिल वाले आप बोल रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको हम पेजेंट्स बोल देते हैं, या जो कंपैरेटिवली लोअर स्टेटस पे थे सोशल हायरार्की में, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको हम लिटिल ट्रेडिशन क्यों बोल सकते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स स्टिल एक्सेप्ट करते हैं कि ग्रेट भाई वी कैन कॉल इट बिकॉज more people are practicing it as compared to that one, but there are few of the scholars who say that this categorization is not correct, because how can you designate one as great and the other as little. So ये एक मेजर चेंज आया था इस टाइम पीरियड में, जहां पे हम देखेंगे कि पहले जो ये जो ब्राह्मणिकल पूरी आइडियोलॉजी थी, जो पूरा जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थी, इसमें कुछ चेंजेस आए थे। फिर टाइम्स एक्चुअली में जरूरी हो गए थे ये चेंजेस लाने, अगर ये चेंजेस नहीं लाते तो पीपल वर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम दिस रिलीजन। सो कुछ चेंजेस आ गए थे, जिसमें एक हमने देख लिया है सांस्कृतिक और लिटिल ट्रेडिशन। इसी से रिलेटेड अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें, इज एविडेंट एट अ प्लेस पुरी जो उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल डेटी है 12th सेंचुरी में, जगन्नाथ, यू मस्ट हैव इवन हर्ड अबाउट इट, वेरी फेमस, ठीक है। तो इनको माना जाता है एक फॉर्म ऑफ विष्णु, ओके, दैट मीन्स विष्णु गॉड को इनसे रिलेट कर लिया, पर ये उधर के लिए क्या थे, एक इफ वी से कि वहां के एरिया के लिए स्पेशली he was more known and he was more worshipped at that area, और एक पर इनको प्रॉपर जो बाकी जगह पे विष्णु को जिस फॉर्म में वर्शिप किया जाता है उससे थोड़ा सा अलग फॉर्म में यहाँ पे वर्शिप किया जाता है, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है कि कैसे विद इन द एग्जिस्टिंग जो पूरा सिस्टम था उसमें ही सर्टेन चेंजेस आ रहे थे, और हम बोल सकते हैं जो लोकल डेटीज है उनको क्या कर रहे थे, उनको रिलेट कर रहे थे टू द बिगर डेटीज इन टर्म्स जो पूरे अकॉर्डिंग टू ऑल द बिलीव्स ऑफ द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट उनको एकदम मेन माना जाता था जैसे, ठीक है।
अब उसी तरीके से अगर हम बोलें कि इफ वी कंपेयर दिस 6.2 वाली जो पिक्चर है, दैट मीन्स ये जो हमने जगन्नाथपुरी की बात की है, अगर हम इस पिक्चर को कंपेयर करें विथ फ्यू अदर डेटीज, जो जैसे हमारे चैप्टर 4 में था, तो हम देखेंगे कि सेम डेटी को थोड़े अलग अलग फॉर्म में क्या किया गया है, सेम डेटी को अलग अलग फॉर्म में दिखाया गया है या समवेयर डिपिक्ट किया गया है। ओके, तो अगेन हम ये देखेंगे लोकल डेटी जो है उनके इमेज कंटिन्यू तो हो रहे हैं, जैसे भी वो उनमें ऑब्वियसली थोड़े चेंजेस थे, वुड स्ट्रक्चर्स जैसे बने हुए थे जो लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट थे, बट उनको भी बाद में रिकॉग्नाइज किया गया एज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। So at the same time Vishnu was visualized in number of ways in different forms in many other parts of the country. तो हम कुछ सिमिलैरिटी के साथ साथ डिसिमिलैरिटी देख सकते हैं, मतलब पूजा तो सब लोग विष्णु की ही कर रहे हैं पर अलग अलग फॉर्म में कर रहे हैं। तो इसको एज अ हिस्टोरियन इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लोकल डेटीज हैं उनको एसोसिएट कर दिया था विथ द you can say so-called bigger deities that were being stated in our earlier Hindu religious text. So ऐसे जो instances है इंटीग्रेशन हो गया ना, हाउ इज इट इंटीग्रेशन क्लास? ऑब्वियसली जो आपकी लोकल डेटी है उसको आपने जो दूसरे एक वेल नोन इस्टेब्लिश गॉड है उनसे एसोसिएट कर दिया कि उनका ही एक फॉर्म है, यानी लोकल जो आपके बिलीफ थे, लोकल रिलीजन को आपने एसोसिएट कर दिया टू द वेल नोन एक्सेप्टेड डेटी या जो रिलीजियस बिलीफ थे, तो इंटीग्रेशन हो गया, साथ में एक तरीके से कंबाइन कर दिया। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन जो है हमें गॉडेस कल्ट में भी मिलते हैं। बहुत सारे गॉडेस की वर्शिप होती थी। सिंपली इनिशियली क्या होता था, अगर कोई भी स्टोन है विच इज बीइंग स्पेयर्ड विथ ओकर, ओकर क्या होता है बेसिकली रेड कलर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हम जिसको शुभ मानते हैं, जो अपने जब हम if you obviously visit any temple or so you must have seen कि एक पेल ब्राउनिश येलो कलर का होता है जिसको हम मंदिर में यूज करते हैं। ओके, तो अगर किसी भी स्टोन के ऊपर अगर ये तिलक जैसे लगा दिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, उनको हम एसोसिएट कर देते थे टू गॉडेस। यानी कोई भी स्टोन है उसके ऊपर जो हम, आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग दैट वर्ड, जो हम यूज करते हैं द रेड कलर पाउडर फॉर इन हिंदुइज्म, जो एक अपना बेस्ट वे है टू यू नो तिलक जिससे लगाते हैं, तो वो जो चीज है जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, सो उसको एसोसिएट कर रहे हैं टू गॉड। as we say it like sindoor or roli, which is used in temples and is very, you can say in any of the important ceremonies वो हम use करते हैं। तो जो ओकर है इसको यूज किया जाता था, अगर किसी भी स्टोन पे ये लगा दिया जाता है तो उसको डेटी मान लिया जाता था, उसको गॉडेस मान लिया जाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे ये जो लोकल डेटीज हैं इनको पुरानिक फ्रेमवर्क में डाल के इनको आइडेंटिटी दी गई गॉडेस को, और गॉडेस को कैसे आइडेंटिटी दी गई, एसोसिएटिंग अगेन देम विद द बिगर गॉड, कैसे, उनकी वाइफ के फॉर्म में, यानी प्रिंसिपल मेल डेटीज जो है उनके वाइफ के फॉर्म में इनको डिपिक्ट कर दिया। जैसे दे आर इक्वेटेड विद लक्ष्मी, लक्ष्मी जी हमें पता है लॉर्ड लक्ष्मी इज सॉरी गॉडेस लक्ष्मी इज वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड देन पार्वती जी जो है गॉडेस पार्वती इज वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। तो यानी इस तरीके से जो गॉडेस कल्ट है उनका भी क्या हुआ, इंटीग्रेशन हो गया विद द लार्जर गॉड्स। दे वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद द ग्रेटर मेल डेटीज, एंड इस तरीके से जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है स्पेसिफिकली हियर इन हिंदुइज्म, वी विल सी there are lot of integration processes that are taking place where the local deities and the
cults, various cults are being associated with the widespread accepted gods and deities, and this is how integration is taking place. ठीक है? So today we have done basically regarding the integration of cult, and we have just had an introduction of the chapter. So I think ये integration कैसे हुआ है, क्या क्या changes आए हैं ब्राह्मणिकल ideology में, और कैसे एक्सेप्ट करें, और कैसे अलग अलग जो कल्ट्स हैं, लोकल गॉड्स है, डेटीज है, एंड वेरियस रिलीजियस कल्ट्स आर बीइंग इंटीग्रेटेड, नॉट ओनली फॉर ऑब्वियसली जो मेल गॉड है वो भी, और फीमेल गॉड को भी, इन एसोसिएटिंग देम एज द वाइफ ऑफ द ग्रेटर गॉड्स, लाइक लॉर्ड विष्णु की वाइफ गॉडेस लक्ष्मी, और गॉडेस पार्वती द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, और कैसे दे आर ऑल्सो एंडोड विद लॉट ऑफ पावर, वो भी बहुत पावरफुल है, और ऐसे ही पूरा प्रोसेस जो है दिस एक्चुअली केम इनटू बी. So this is it for today. I think things are clear. अगर किसी को doubt हो regarding whatever we have covered today, please do come back with your problems and we'll discuss and solve the problems. Okay, so tomorrow we'll continue with the chapter, and then we will proceed with the chapter.